हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों को मैंने प्रूविंग भी समझा दिया था, ये सारी चीज़ें फार्मूला भी बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एकदम सेम आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की ही तरह है बिल्कुल, बस वहाँ पे बॉइलिंग टर्म यूज़ हो रहा था और यहाँ पे क्या टर्म यूज़ होगा, फ्रीजिंग टर्म यूज़ होगा। एकदम बिल्कुल वही है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीज। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट अब आप लोग थोड़ा डिटेलिंग में जब पढ़ोगे तो देखोगे द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड, मीन्स आपका अगर वाटर की बात कर रहे हो तो आइस की ही बात करोगे ना, वाटर का लिक्विड लो और आप सॉलिड आयोडीन का ले लो, उसको कंपेयर नहीं ना करोगे। तो वही है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था कि आप लोग जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ रहा था। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आपका क्या है, प्योर सॉल्वेंट। बट फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, जब आप सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, अब जो आप मान लो कि जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या होने लगा, घटने लगा। मीन्स आपका अगर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पहले जैसे मान लो कि पहले आपका ज़्यादा हो फ्रीजिंग पॉइंट, अब आपने उसमें क्या कर दिया, आपने उसमें अब सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूट मिला के हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आप कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे तो आप सॉल्वेंट लिखिए हैं, आप वीडियो में सॉल्यूशन बोलिए। बेटा तो अंतर किसके फ्रीजिंग पॉइंट पे पड़ेगा, सॉल्वेंट के ही ना। हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाया तो हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से, वो सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से, कंपेयर हम उसी का कर रहे हैं ना। ठीक है, तो पहले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और था, बट हमने जब उसको उसमें सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बना दिया, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया। और इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, और सॉल्यूशन का, मीन्स आपका सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जब आप उसमें सॉल्यूट मिला देते हो, उसमें उसका सॉल्यूशन बना देते हो, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे भी देखो एक ग्राफ बनाया हुआ है। कल का ग्राफ कैसा था, कल का ग्राफ ऐसा था, देखिए मैं एक बार दिखा दूँ, कंपेयर ये वाला था। ठीक है, और आज का ग्राफ देखिए, ये आज का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में खींचा गया है ग्राफ आपका। आपका देखो तीन चीज़ यहाँ पे ली गई और कंपेयर की गई है। अब देखो अबव ग्राफ, इन द अबव ग्राफ ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC कहाँ है, ये देखो ये है ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BAD। बी यहाँ पे देखो मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया है गलती से, यहाँ पे ए हो जाएगा जो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ट्रायंगल BAD ये वाला है, तो ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल एक मिनट, मैंने BAD लिख दिया बेटा, इसको BDA करिएगा, तो ट्रायंगल BDA, क्योंकि D बीच में आ रहा है ना, तो BDA हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल देखो ट्रायंगल BEC और ट्रायंगल BDA दोनों क्या है, सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं। फिर वही चीज़ करेंगे, देखो EC अपॉन आपका क्या हो जाएगा, DA, देखो EC अपॉन ये देखो DA ऊपर वाला, EC अपॉन DA, और आपका ये हो जाएगा BE अपॉन BD, EC अपॉन DA और आपका BE अपॉन BD, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब देखो EC कहाँ है, E यहाँ है और C यहाँ है, तो T0 माइनस T2 देखो है, और D यहाँ है और A यहाँ है, तो देखो D के नीचे है T0 और A के नीचे है T1, तो T0 माइनस T1, तो देखो EC इज इक्वल टू हो गया T0 माइनस T2 और DA इज इक्वल टू हो गया T0 माइनस T1। ठीक है, ऐसे BE यहाँ है देखो, तो BE आपका यहाँ पे है, तो देखो P0 ज़्यादा है और P2 क्या है आपका, कम है, तो ये हो जाएगा P0 माइनस P2, BE क्या हो जाएगा P0 माइनस P2 और BD क्या हो जाएगा P0 माइनस P1। ठीक है, तो ये फिर से अब फिर वही काम किया हम लोगों ने, इसको लिख सकते हैं डेल्टा T2
इसको और इसको लिख दिया डेल्टा T1, देखो डेल्टा T2 और इसको लिख दिया डेल्टा P2 और इसको लिख दिया डेल्टा P1 लिख दिए। फिर वही चीज़ फिर रिलेशनशिप निकालेंगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, प्रोपोर्शनल आएंगे। क्लियर है? तो डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, ये हो जाएगा। फिर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो राउल्ट्स लॉ है फिर से हम वही अप्लाई करेंगे। तो P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू WA अपॉन MB, यहाँ पे या WA अपॉन MA इंटू आपका MB अपॉन WA, भाई NA अपॉन NB था, उसी को हमने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में, एक मिनट, NA अपॉन NB है ना, ये उसी को हमने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब तो ये हमारा आ गया। अब फिर क्या कर रहे थे हम लोग, फिर क्या कर रहे थे, इस P0 को हम यहाँ पे भेजेंगे। देखो यहाँ पे भेज दिया हमने इस P0 को यहाँ पे। ठीक है, अब आपका फिर वही काम करेंगे कि सॉल्वेंट के लिए P0 और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो फिर आपका P0 और MB को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। P0 को और MB को कांस्टेंट मान लिया तो फिर आपका जब कांस्टेंट हटाओगे तो उसकी जगह क्या लग जाएगा, देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन लग जाएगा, लग गया यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन। अब हमने देखा P0 माइनस PS को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P भी लिख सकते हैं। वही काम कर रहे हैं कि नहीं जो कल किए थे। तो अब देखो डेल्टा P इसके प्रोपोर्शनल आ गया और डेल्टा P डेल्टा T के भी प्रोपोर्शनल है, तो मतलब डेल्टा T इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। हो गया ये चीज़। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आपने हटाया, प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाओगे तो हमने क्या लगा दिया, K लगा दिया उसकी जगह। अब फिर वही तो K को क्या बोला हमने, डिप्रेशन कांस्टेंट बोला। फिर वही वाला काम करेंगे कि WA अपॉन MA को हमने क्या माना है, WA अपॉन MA को हमने 1 माना है, WB को हमने पहले क्या मान लिया, 1 ग्राम मान लिया। तो जब ऐसा किया तो डेल्टा T क्या आ गया, K आ गया, क्योंकि ये पूरी यूनिट क्या हो गई, 1 के बराबर हो गई। तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो गया, K हो गया। और जब WA अपॉन MA को आप 1 मान लोगे, 1 मोल मान लोगे, और WB को आप 100 मान लो, तो देखो ये वाली जो है ये तो 1 हो गया, ये हो गया 100, तो आपका डेल्टा T क्या हो गया, डेल्टा T इज इक्वल टू हो गया K अपॉन 100। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोला K डैश। भाई कांस्टेंट को 100 से डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो K डैश बोला, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब फिर वही काम कर रहे हैं। देखो सेम चीज़ है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कल वाले वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो ये और डिटेलिंग में मैंने उसको बताया है। तो अब देखो 100 को हम क्या करेंगे, देखो 100 को हमने क्या किया, इधर भेज दिया, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 K डैश। इस K की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में, मीन्स कौन से वाले इक्वेशन में रखेंगे, ये वाला इक्वेशन। तो K की वैल्यू क्या आ गई, 100 K डैश आ गई। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 K डैश इंटू WA अपॉन MA इंटू WB। देखो आया है कि नहीं आया, देखो 100 K डैश WA अपॉन MA इंटू WB आ गया। अब दूसरा आया कि WA अपॉन MA को फिर से 1 मान लीजिए और WB को 1000 मान लीजिए, यही तो कल भी कर रहे थे। WB को आपने 1000 माना और इसको आपने 1 मान लिया, तो आपका डेल्टा T हो गया K अपॉन 1000। क्या गया, K अपॉन 1000, और इसको हमने मान लिया KF, क्या मान लिया KF, और इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर 1000 को इधर भेजेंगे तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 KF। फिर इस फॉर्मूले को वहाँ पे पुट करेंगे K की जगह, तो K की जगह लिखा हमने 1000 KF WA अपॉन MA इंटू WB। तो फिर वही काम कि KF को आप इधर लिख दीजिए और 1000 को इधर लाइए, तो फिर से ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ देखो मैंने KF गलती से लिख दिया है यहाँ पे, अच्छा नहीं सॉरी वो सही लिखा है। तो यहाँ में फिर से क्या हो गया, मोलैलिटी का फॉर्मूला में भाई KF को हटा दो तो WA अपॉन MA इंटू WB और इंटू 1000 क्या हो गया, मोलैलिटी। तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोलैलिटी इंटू KF बोल सकते हैं ना। देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू यही होता है ना बेटा, WA अपॉन MA इंटू WB, और अगर वेट ग्राम में होता था तो हम 1000 से क्या कर देते थे, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे 1000 है, ठीक है 1000 है, तो देखो तो KF इधर कर दो, 1000 किधर ले तो मोलैलिटी मिल जाएगा। तो डेल्टा T इज इक्वल टू हो गया मोलैलिटी इंटू KF। डेल्टा T को डेल्टा TF भी लिख सकते हो। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला निकाल दिया है, क्या किया है, मोलैलिटी को इधर भेज दिया, मोलैलिटी को आपको क्या किया है, इधर भेज दिया है, या सॉरी मोलैलिटी का नहीं निकाला है, मेरी बात समझो, MA का फॉर्मूला MA का निकाला है, तो MA को इधर भेज दिया और MA की जगह क्या ला दिया, डेल्टा T ला दिया, वही तो काम किया है। क्लियर है आपका। तो हमें एक ये फार्मूला पता हो तो हम कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं। ये सब तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लर्न आप इसको करिए और मोलैलिटी के फार्मूले को याद रखिए। क्लियर है। अब देखो KF का, जैसे कल आपका KB का वैल्यू दिया हुआ था, KB का फार्मूला ऐसे इसका दिया है, KF इज इक्वल टू 0.002 TF स्क्वायर अपॉन LF।
ठीक है। तो ये आपका हो गया KF, जहाँ LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब लेटेंट हीट क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में मैंने पढ़ाया है आपको। और वाटर के लिए जो KF होता है वो 1.86 होता है। फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसानी मिलेगी। कल मैंने न्यूमेरिकल आप लोग को भेजा था, आज भी मैं भेजूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। वांट ऑफ फैक्टर, अबनॉर्मल मोलर मास, ये सब आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पहले उसके पहले हम जानेंगे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूज़न, देखिए डिफ्यूज़न जो टर्म है वो आप हर सब्सटेंस का, मीन्स मोस्टली आप सॉलिड और गैसेस के लिए डिफ्यूज़न का टर्म यूज़ करते हो, मगर ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है लिक्विड के लिए। मीन्स अगर सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हो तो ऑस्मोसिस टर्म सिर्फ यूज़ होगा आपके सॉल्वेंट के लिए। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है कि द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी सब्सटेंस, मोस्टली ज़्यादातर आपका सॉलिड और गैस की बात होती है, तो किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, ट्रांसफ़र किससे, हायर कंसंट्रेशन मीन्स ज़्यादा अमाउंट वाले की तरफ से लो अमाउंट वाले की तरफ, क्या कहलाएगा आपका डिफ्यूज़न। जैसे मान लो हम एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होगा, जो अगरबत्ती का धुआं निकलेगा वो पूरे एयर में फैल जाता है, उसका क्या होता है, डिफ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगरबत्ती का धुआं ज़्यादा होता है और वो क्या होता है, एयर पार्टिकल के साथ मिलके पूरे रूम में फैल जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफ़र हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस क्या है, अब देखो, अब एक चीज़ और जान लो कि अगर सॉल्यूट की बात हो रही है तो आपका गैसेस में जो सॉल्यूट होता है वो भी तो आपका, अब कह सकते हैं ना, अगर सॉल्यूट के टर्म्स में आप पढ़ रहे हो डिफ्यूज़न, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट का जो ट्रांसफ़र है वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा और डाइल्यूट वो होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम। तो हम कह सकते हैं भाई हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो सॉल्यूट का ट्रांसफ़र हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पढ़ रहे हो डिफ्यूज़न में, क्योंकि हर डिफ्यूज़न हम किसके लिए टर्म यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड और गैसेस के लिए। सॉल्यूट आपका क्या है, मान लीजिए आपका जो सॉल्यूट है वो आपका गैसेस है, गैस है या सॉलिड है, तो हम उसका डिफ्यूज़न का टर्म उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। हम कह सकते हैं ना कि सॉल्यूट का ट्रांसफ़र कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, तो कंसनट्रेटेड में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हायर कंसंट्रेशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है तो लोअर कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट के टर्म में यही हो जाएगा कि सॉल्यूट कैन डिफ्यूज़ फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डिफ्यूज़न क्या है कि मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब आ जाइए ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस आपका क्या है, ऑस्मोसिस टर्म जो यूज़ होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए यूज़ होता है, सिर्फ लिक्विड के लिए यूज़ होता है। तो आपका क्या है कि जब लिक्विड का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और वहाँ पे क्या होता है, एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए क्यों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया और यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं लगाओगे तो सॉल्वेंट का भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और सॉल्यूट का भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम तो सिर्फ सॉल्वेंट का ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, हम तो ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मेम्ब्रेन लगाया जाता है। उस मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं उन पोर्स की जो साइज़ होती है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज़ से क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए जब आप सॉल्यूशन को इससे पास कराओगे ना तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ सॉल्वेंट इसके थ्रू पास होगा, सॉल्यूट आपका पास नहीं होगा। तो आपका ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। क्या है, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफ़र हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, किसी भी सब्सटेंस सॉल्वेंट का ट्रांसफ़र हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ किसकी प्रेजेंस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। बात समझ में आ रही है मेरी, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है ट्रांसफर ऑफ एनी सब्सटेंस, मोस्टली आपका सॉलिड और गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरे हमने पढ़ा अगर सॉल्यूट के टर्म्स में आप देखो कि गैसेस सॉल्यूट है तो आप कहोगे कि ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा और डाइल्यूट में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। ऑस्मोसिस की बात करोगे तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट का ट्रांसफर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। अब आ जाइए आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल की बात क्या है ना, मतलब सेमी का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को ट्रांसफर नहीं करे, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को वो अलाउ करेगा अपने थ्रू ट्रांसफर होने के लिए।
तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? अ मेम्ब्रेन विच अलाउज द पैसेज ऑफ ओनली सॉल्वेंट, वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को अपने थ्रू पास होने देता है, सॉल्यूट को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है, ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन जो अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्यूट को पास होने नहीं देता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे आपका कॉपर फेरोसाइनाइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पूछ सकता है ना कि इसमें कौन सा मेम्ब्रेन यूज़ होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, तो आपको एक एग्जांपल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है आपका? पहला कि इट इन्वॉल्व्स द फ्री मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं होता है, उसके विद हेल्प के बिना ही आपके जो अब सब्सटेंसेज है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में चले जाते हैं। और ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है, और सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। भाई सॉल्यूट अगर हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो सॉल्वेंट आपका किसी तरफ जा रहा है? लोअर से हायर की तरफ जाएगा। कि भाई अगर सॉल्यूशन पास हो रहा है तो सॉल्वेंट अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ जा रहा है तो उसमें कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट कम होता है, कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। तो सॉल्यूट हायर से लोअर में जा रहा है तो सॉल्वेंट लोअर से किस में जाएगा? हायर में जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन में सॉल्यूट हायर से लोअर में जाता है और सॉल्वेंट लोअर से हायर में। बट ऑस्मोसिस में से सॉल्वेंट आपका सिर्फ सॉल्वेंट आपका ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ आपका सॉल्वेंट क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा किससे? हायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक मिनट बेटा, देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और अगर सॉल्यूट की बात कर दोगे तो यहाँ पे सॉल्यूट, वैसे सॉल्यूट का ट्रांसफ़र होता नहीं है, बट अगर सॉल्वेंट हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो सॉल्यूट आपका लोअर से हायर की तरफ जाएगा, किस में? ऑस्मोसिस में, जस्ट अपोजिट। तीसरा आपका इट इज़ सोन बाय सॉल्यूशन एज वेल एज बाय गैसेज। बाय डिफ्यूजन को कोई भी शो करता है, सॉलिड, गैसेज, सॉल्यूशन सब शो कर सकते हैं, मगर ऑस्मोसिस को सिर्फ सॉल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफ्यूज़न है, ना ही डिफ्यूज़न को हम रोक सकते हैं ना ही डिफ्यूज़न को हम रिवर्स कर सकते हैं। डिफ्यूज़न का प्रोसेस अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको उल्टा कर सकते हैं, मगर ऑस्मोसिस को हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप भी, रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन आपका हो गया डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। अब है आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ और मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, और हमें ये ऑस्मोसिस रोकना हो, क्या करना हो? हमें ये ऑस्मोसिस रोकना हो। तो इस ऑस्मोसिस के लिए हम क्या करेंगे? इस मूवमेंट के अगेंस्ट एक प्रेशर अप्लाई कर देंगे और वो प्रेशर क्या करेगा? इस ऑस्मोसिस को, प्रोसेस को रोक देगा और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको डिफाइन करना हो तब क्या कहोगे? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या? आप सॉल्वेंट को क्या करो? रोक रहे हो, उसका ट्रांसफर रोक रहे हो। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच बिल्ड्स अप व्हेन द सॉल्यूशन इज separated from the solvent by a semi-permeable membrane and which is just sufficient to stop the phenomenon of osmosis। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कब बनता है? जब आप सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को एकदम पूरी तरीके से अलग कर देते हो और उसकी वैल्यू इतनी होती है कि वो इतना सफिशिएंट होता है, इतना इनफ होता है कि वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर दे? स्टॉप कर दे। तो ऐसे प्रेशर को आप क्या कहोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बनता ही कब है? ये तभी बनेगा जब आपका सॉल्वेंट क्या हो रहा है? सॉल्यूशन से अलग हो रहा है, मीन्स आपका सॉल्वेंट का ट्रांसफर हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और ये प्रेशर क्या होगा? ये प्रेशर वहाँ पे क्या होगा? आप कह लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर लगा के आपने इस प्रेशर को क्रिएट किया और ये प्रेशर क्या करेगा? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। तो हम कहेंगे ऐसे प्रेशर को क्या है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। और जब आप ऑस्मोसिस के प्रोसेस रोकते हो
तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। और अगर हमने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स कर दिया, अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो रुकने की बजाय क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस हो रहा है, हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देगा, अगर तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। मगर अगर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स जितना प्रेशर चाहिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, अगर हमने उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो क्या करेगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कह देंगे, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैंने बताया कि किस टाइप का प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और इसका फॉर्मूला होता है HdG, जहाँ H क्या है, हाइट है या डेप्थ है, D क्या है आपकी डेंसिटी, और G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर है, तो ये आपका चैप्टर आज सॉल्यूशन चैप्टर आपका ख़त्म होता है। क्लियर है आपको, मुझे आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो वीडियोस को बार बार देखिएगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाए, बार बार देखिए, पढ़िए, समझिए, और न्यूमेरिकल्स को लगाया करिए जो मैंने आपको सेंड किया है।